नमस्कार, राम राम सभी को। जिला दर्शन ऑनलाइन बैच के अंदर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली जो 2 क्लासें थी उसके अंदर अपने राजस्थान का जो बेसिक था वो हमने पढ़ लिया था कि वर्तमान में जो 50 जिले हैं और जो 10 संभाग है वो किस टाइप के किस प्रकार से हैं। उसके अलावा उसी के अंदर मैंने जलवायु वर्गीकरण के 2 क्लास जो है वो कल अपलोड करवाई थी। तो जिला दर्शन से पहले वो वाले जो जलवायु वर्गीकरण वाली जो 2 क्लासें हैं ना उनको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि प्रत्येक जिले के अंदर वो जलवायु वर्गीकरण अपने को जो है वो कवर करना पड़ेगा। तो उसको अगर सबके अंदर अपने अलग अलग पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा कि उसके अंदर थोड़ा लेंथी हो जाएगा और अलग अलग वो सीधा अपने को समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको सीधा बता दिया कि बीकानेर में कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु है, थोर्नवेट के अनुसार DB है, ट्री वार्ता के अनुसार BSH है, तो वो चीज फिर डायरेक्ट आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगी। इसलिए जलवायु वर्गीकरण वाला जो वीडियो है जो कल अपलोड किया था वो एक बार जरूर देख लेना। और आज दोपहर तक वहीं पर एक वीडियो और अपलोड करूंगा राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों का। 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, कौन सा जिला किस प्रदेश में आता है, तो वो चीज भी वहां पर जरूर समझ लेना। इस प्रकार से ना डेली का लगभग एक वीडियो वहां पर पूरे टॉपिक अपलोड होता रहेगा, ताकि वो थोड़ा सा डिटेल के अंदर आपको थोड़ा पता चल जाए, तो अपने जिला दर्शन के अंदर वो चीज आपको थोड़ी समझना आसान हो जाए। हाँ, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को। ठीक। हाँ, आज जरूर वो पढ़ लेना ताकि आगे वो समझ आ जाए। आज देखो अपने जिला दर्शन की क्लास अपनी आज शुरू करते हैं। आज अपने पहले शुरू करेंगे जिला दर्शन के अंदर अपना बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। बीकानेर संभाग के जितने भी जिले हैं उन जिलों का अपने मानचित्र के साथ ढंग से उसकी व्याख्या करेंगे। अब देखो क्या क्या पढ़ना है, तो वो जैसे अपने बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग में आने वाले जो जिले हैं उन जिलों के बारे में पहले अपने चर्चा करेंगे। जैसे बीकानेर संभाग में कल आपको संभाग याद करवाए थे, कौन कौन से जिले आते हैं बीकानेर संभाग में, जल्दी से बता दो। बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो पहले अपने इन 4 जिलों के बारे में डिटेल में कवर करेंगे, और जैसे ये संभाग अपना कंप्लीट होगा उसके बाद फिर आपका एक मेजर टेस्ट रहेगा। तो कोशिश करना साथ साथ में नोट्स बनाने की, ताकि अपना एक जीके साथ साथ जब आप लिखते जाओगे तो वो चीज और शानदार तरीके से आपको कवर बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो आज अपने पहले बीकानेर संभाग को शुरू करेंगे, जिसमें आज अपना पहला जो जिला लेंगे वो आज अपने बीकानेर जिला लेंगे। अब देखो जिले में क्या क्या चीज पढ़नी है, अपना किस प्रकार से ये फॉर्मेट रहेगा वो थोड़ा मैं बताता हूँ। जैसे अपने कोई भी जिला मान लो शुरू करेंगे, जैसे मान लो आज अपने बीकानेर जिला शुरू करेंगे, तो इस बीकानेर जिले के अंदर अपने क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखो इसके अंदर जो मेन अपने को जो आगे क्लास का जो अपना फॉर्मेट रहेगा वो अपने उसी फॉर्मेट के अंदर चलेंगे। जैसे एक तो उस जिले का सामान्य परिचय रहेगा, उसकी भूगोल, कला संस्कृति, उसका इतिहास और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये 5 फैक्ट अपने प्रत्येक जिले के अंदर कवर करते जाएंगे। बिल्कुल जी, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़। हाँ, बुक जल्दी आएगी, बुक जो है वो अब उसी बुक के अंदर लगे हुए हैं, तो करके आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर वो जिला दर्शन वाली जो क्लास है वो भी मैं नहीं ले पा रहा, क्योंकि लगभग आज रात को वो बुक जो है वो प्रिंटिंग पर भेज देंगे। तो आज भेजेंगे तो मानकर चलो कि 2 से 3 दिन लगेंगे। तो लगभग आज जैसे मान लो 13 तारीख होगी, शायद 14 तारीख होगी, तो 16 या 17 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर वो बुक अपनी आ जाएगी। तो वो बुक जैसे ही आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब देखो प्रत्येक जिले के अंदर उस जिले का पहले अपने को सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य परिचय पहले उस जिले का अपने मानचित्र कवर करेंगे कि उस जिले का जो मानचित्र है वो मानचित्र मेन क्या कहता है, कौन कौन से उसमें मेन बड़े शहर आते हैं, शहरों के अंदर मेन मेन फैक्ट क्या है। तो पहले अपने वो मानचित्र पढ़ेंगे। मानचित्र के बाद डिटेल जब शुरू करेंगे तो पहले उसका अपने सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सामान्य परिचय का मतलब है कि उस जिले का जो प्राचीन नाम है, उसके जो उपनाम है, संस्थापक है, शुभंकर है, आरजे नंबर है, कौन कौन सी तहसीलें आती है, उसकी स्थलीय सीमा
किन किन जिलों के साथ लगती है या कौन से राज्यों के साथ या कोई देश के साथ लगती है तो वो कितनी लगती है, तो वो एक बेसिक सामान्य परिचय अपने उस जिले के अंदर पहले पढ़ेंगे। सामान्य परिचय जब अपने पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद अपने उस जिले का भूगोल शुरू करेंगे। भूगोल के मतलब है कि जियोग्राफी के जितने भी फैक्ट है, जियोग्राफी के अंदर जैसे वो किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, भौतिक प्रदेश से संबंधित उसके अंदर कौन कौन से फैक्ट है, उसके बाद उसका अपवाह तंत्र, बांध, झील, नहर परियोजना, वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी, खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, जनगणना, तो जियोग्राफी के जितने भी फैक्ट है वो अपने पढ़ेंगे। जियोग्राफी के फैक्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे उस जिले की कला व संस्कृति। कला व संस्कृति के जो फैक्ट है वो उसके अंदर पढ़ेंगे। कला संस्कृति का मतलब है जितने भी वहां पर लोक नृत्य है, वहां की भाषा बोली है, वहां की वेशभूषा है, वहां के मुख्य जो स्थापत्य निर्माण है, दुर्ग है, महल है, बावड़ी है, छतरियां हैं, जो भी वहां के स्थापत्य निर्माण है, वहां के जो मुख्य संत संप्रदाय संबंधित है, वहां के जो लोक देवी देवता है ना, वो सारे अपने कल्चर वाला फैक्ट उस जिले के अंदर पढ़ेंगे। जब कला संस्कृति पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे उस जिले का जो इतिहास है। इतिहास का मतलब है वहां पर किस राजपूत या किस प्राचीन वंश का शासन हुआ करता था, उस वंश के जो मुख्य मुख्य शासक थे वो वहां पर कौन कौन से थे, और जो हिस्ट्री के अंदर जो मेन फैक्ट है वहां पर शासकों का क्या मुख्य भूमिका रही, कौन कौन से ऐतिहासिक युद्ध रहे थे, वो सारी चीजें वहां पर पढ़ी जाएगी। और उस इतिहास के अंदर ही प्रजामंडल आंदोलन के अंदर वहां पर क्या रहा, 1857 की क्रांति में वहां क्या विशेष रहा, राजस्थान के एकीकरण के अंदर उस जिले के अंदर क्या विशेष रहा था, वो तो हिस्ट्री वाली पूरी रूपरेखा वहां पर पढ़ लेंगे। जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो लास्ट के अंदर फिर अपने उस जिले के अंदर जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उनके ऊपर अपने लास्ट में चर्चा करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब है कि वहां से कोई व्यक्तित्व कोई चर्चा में है, या वहां का कोई क्रांतिकारी फेमस है, या कोई करंट जीके में वहां पर कोई अभी योजना या कोई संस्था या किसी प्रकार की परियोजना सरकार ने शुरू की थी, वो कौन सी थी, या वहां से संबंधित जो अब नई सरकार बनी है, तो सरकार जो बनी है उसमें जो मंत्री है, कोई करंट जीके के हिसाब से जो मेन मंत्री परिषद है वो जिले से किस प्रकार से संबंधित है। तो इस प्रकार से अपना ये पूरा जिला जो है इस वाली क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। और अपनी जो जिला दर्शन वाली जो पुस्तक आ रही है उसका फॉर्मेट भी यही है। पहले जिले का मानचित्र दिया होगा, मानचित्र में पूरी कहानी होगी, फिर उसके बाद ये आपको उसके अंदर मेन 4 से 5 पॉइंट बुक के अंदर व्यवस्थित रूप से मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपने को इसको पढ़ना है। चलो आप सभी लाइव जुड़ गए हो, तो पहले वाली जो 2 क्लासें हुई थी उसमें अगर कोई आपको डाउट है तो पहले वो आप बता दो, फिर आगे अपने शुरू करते हैं। हाँ रेखा, बिल्कुल जो बुक के अंदर है वो तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ेंगे ना। बुक तो बस एक हमारे पास में माध्यम है, लेकिन ये अपनी क्लास है, तो क्लास के अंदर बुक में तो केवल लाइनें लिखी गई है, लेकिन वो लाइन बनने का और लिखने का कारण क्या है वो चीज भी अपने इस क्लास में समझेंगे। तो क्लास में आपको बुक से भी ज्यादा मिलेगा, बुक से कम नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो, आप बस नोट्स बनाते रहो। और जब एक बीकानेर जिले का जब को जो क्लास में पढ़े वो नोट्स बना लेना और पास में बुक रख लेना। आपको जो नोट्स आपने बनाए हैं क्लास में से उसके अंदर बुक से ज्यादा ही मैटर आपको मिलेगा, ये गारंटी है, टेंशन मत लो। और साथ साथ में इतना समझ भी आपको आएगा, याद भी होगा। पहले वाली 2 क्लासों में कोई डाउट आपको लगा हो तो आप बता सकते हो। बिल्कुल बुक आ जाएगी, 2-3 दिन में मार्केट में बुक आ जाएगी बिल्कुल। पहले वाली क्लासों में कोई डाउट नहीं है किसी को? शुरू करें? चलो अपने शुरू करते हैं आज बीकानेर जिला। और पहले अपनी चर्चा करते हैं बीकानेर जिले का जो मानचित्र है वो हमें क्या कहता है, देखिएगा। पिछली फर्स्ट क्लास चल नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं, अभी अपनी जो टीम है वो चेक कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चल रही है, एक बार और चेक कर लेगी, ठीक है। धन्यवाद जी, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, चल जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी है ना अपना जो संकल्प जिला दर्शन के नाम का ना टेलीग्राम चैनल है, उसका शायद लिंक सर कोर्स के अंदर है क्या, नहीं किया हुआ, तो वो टेलीग्राम चैनल जो है ना संकल्प जिला दर्शन वाला, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल बनाने का एक ही उद्देश्य था कि जितने भी साथी मेरे इस बैच में जुड़े हैं वो 24 घंटे मेरे टच में रहे।
तो टेलीग्राम जो चैनल है ना, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारा पढ़ने वाला मटेरियल मिलेगा, बहुत सारे उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके ऊपर भी मैं एक प्रकार से डेली के 10 से 15 टेस्ट पर्सन जो है वो डाला करूंगा, उसके ऊपर भी एक 10-15 पर्सनों का टेस्ट आपका डेली का होता रहेगा। और क्लास के बारे में जो भी अगर कोई अपडेट है या कोई नोटिफिकेशन है तो वो उस टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया करूंगा। तो वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसी क्लास के अंदर इस बैच के अंदर पिन किया होगा, देख लेना, संकल्प जिला दर्शन के नाम का टेलीग्राम चैनल है, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर भी पढ़ने को मिलेगा। मतलब इस बैच में जो साथी आ गए ना, वो साथी 1 साल तक के लिए मेरे हैं। अब 1 साल तक 24 घंटे में आपका भरपूर खून पीने वाला हूं। तो खून अगर कम है तो खून की मात्रा बढ़ा लेना, 1 साल तक पूरा खून पिया जाएगा आपको। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अपने बीकानेर की बात करते हैं, देखिएगा। चलो पहले अपनी बात कर रहे हैं बीकानेर संभाग की। ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग, राजस्थान का सबसे उत्तर दिशा के अंदर जो संभाग है वो अपना कौन सा है? बीकानेर संभाग है। कौन सा है? बीकानेर संभाग है। और बीकानेर जो संभाग है वो अपने कितने जिलों वाला है? 4 जिलों वाला है। जैसे यहां पर ये आ जाएगा बीकानेर संभाग, वहां से निकलकर यहां पर आ गया। अब बीकानेर संभाग में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? देखो, एक तो बीकानेर संभाग में यहां पर आ गया अपने वाला श्री गंगानगर। गंगानगर से अलग यहां पर हो गया अनूपगढ़। श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद में आ गया यहां पर अनूपगढ़। अनूपगढ़, अनूपगढ़ से ठीक नीचे जिला यहां पर आ जाएगा ये बीकानेर। और बीकानेर के बिल्कुल ऊपर यहां पर गंगानगर के पड़ोस में हनुमानगढ़। तो ये बीकानेर संभाग के 4 जिले हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये अपना बीकानेर संभाग है। आज अपने जिस जिले को शुरू करने जा रहे हैं वो अपना जिला है बीकानेर। ये रहा नक्शा बीकानेर जिले का। कौन सा जिला? ये बीकानेर जिला है। ये बीकानेर जिले के मेन बड़े बड़े शहरों के डायग्राम इसके अंदर बने हुए हैं, तहसील भी आप कह सकते हो। ये अपना जिला कौन सा है? बीकानेर है। राजस्थान का जांगल प्रदेश, कुरु जांगल, बीकानेर, राठौड़ वंश, राव बीका, तो वो बीकानेर जिले का ये डायग्राम है। चलो पहले अपने शुरू करते हैं कि यहाँ पर मुख्य जो तहसीलें हैं वो कौन कौन सी किस प्रकार से है। तो लगभग बीकानेर के लगभग बीच में यहाँ पर मेन बीकानेर का जिला मुख्यालय है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो मेन अपना बीकानेर शहर है। लगभग बीच में, केंद्र बिंदु में लगभग यहाँ पर बीकानेर शहर पड़ता है। ठीक है, बीकानेर शहर के चारों ओर इसकी मुख्य तहसीलें जो है वो फैली हुई है। जैसे बीकानेर के पास ठीक टच में यहाँ पर श्री डूंगरगढ़ है। श्री डूंगरगढ़ तहसील आती है, बीकानेर के टच में श्री डूंगरगढ़ तहसील वाला एरिया है। डूंगरगढ़ के उत्तर दिशा में यहाँ पर पड़ता है लूणकरणसर, राव लूणकरण, कलियू का करण, बिट्ठू सूजा, लूणकरणसर झील, खारे पानी की झील, नमक खाने की अयोग्य, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। उसी के पास में पड़ता है छत्तरगढ़। इंदिरा गांधी नहर के निर्माण कार्य का प्रथम चरण छत्तरगढ़ कस्बे तक, उसके बाद सतासर कस्बे से दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू हुआ। बहुत कुछ पढ़ने को है। छत्तरगढ़ के बिल्कुल पास में तहसील आती है पुग्गल। भेड़ की नस्ल पुग्गल जो है उसकी उत्पत्ति का केंद्र ये पुग्गल कस्बा माना जाता है, पुग्गल की राजकुमारी। उसी पुग्गल के बिल्कुल पास में पड़ता है ऊपर, अगर बात करें तो इधर है खाजूवाला। खाजूवाला, और ये छत्तरगढ़ खाजूवाला वही है जो पहले अनूपगढ़ में मिला दिए थे, लेकिन बाद में उनको वापस बीकानेर में मिला दिया गया। खाजूवाला व छत्तरगढ़। और उसी के बिल्कुल पास में पड़ता है बज्जू। बीकानेर के अंदर एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है बज्जू नाम का, 5 आखेट है, उसके अंदर एक इस बज्जू के अंदर भी है। उसी बज्जू के पास में यहां पर आता है कोलायत, कपिल मुनि की तपोस्थली, कोलायत झील, कार्तिक पूर्णिमा, दीपदान की परंपरा, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान, बहुत कुछ पढ़ने को है। कोलायत के बिल्कुल पास में आता है नोखा, एशिया की सबसे बड़ी मोट मंडी, बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम, जाम्बो जी का समाधि स्थल, साल में 2 बार विशाल यहाँ पर मेला लगता है। तो वो नोखा तहसील का एरिया है।
तो ये बीकानेर जिले के मुख्य शहर है। अब देखो जो शहरों के हमने नाम लिखे हैं, मेरे हिसाब से जीके में सभी शहरों के नाम हमारे बड़े काम के हैं। शायद ही कोई ऐसा नाम होगा जो नाम हम जीके में ना पढ़ते हो। इसका मतलब कि बीकानेर जिले के प्रत्येक शहर हमारे लिए बड़े काम के हैं, सबको बड़े अच्छे से हमें कवर करना पड़ेगा। जय श्री राम जी। ठीक है, तो ये बीकानेर है। अब देखो इसके अंदर मोटा मोटा अपने क्या पढ़ सकते हैं, अगर मेन इसके अंदर अपने पॉइंट वैसे बनाए एक मानचित्र के हिसाब से, तो अपने ये कह सकते हैं जैसे लूणकरणसर। तो ये जो लूणकरणसर कस्बा है, एक तो आपको पता है ना, ये मूंगफली उत्पादन के लिए, मूंगफली उत्पादन के लिए राजस्थान का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है या जो अग्रणी क्षेत्र है वो कौन सा है, लूणकरणसर है। इसीलिए लूणकरणसर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट किसको कहा जाता है, लूणकरणसर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। और यहीं पर लूणकरणसर नाम की खारे पानी की झील भी स्थित है। खारे पानी की झील भी स्थित है जिसका नमक वर्तमान में खाने के अयोग्य है। और इस कस्बे का और इस झील का निर्माण करवाने वाला जो शासक है वो बीकानेर का राजा है राव लूणकरण। राव लूणकरण, और इसी को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण किसको कहा जाता है, राव लूणकरण को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। राजपुताने का कर्ण किसको कहा जाता है, कमेंट करके बता दो। ये कलयुग का कर्ण है लूणकरणसर के अंदर। और लूणकरणसर कस्बे का और लूणकरणसर झील का निर्माण या संस्थापक भी माना जाता है। और जो लूणकरणसर है, यहीं पर हमारे राजस्थान का सबसे मेन जो है वो जैतून के तेल का शोध संयंत्र है। रट्टा लगा लेना, पेपर में प्रश्न खूब आता है। और जिसकी स्थापना यहाँ पर 2014 को हुई थी। कि जैतून तेल शोध संयंत्र कहां पर है, तो लूणकरणसर बीकानेर में है। सीधा सा अपने बोले तो जैतून के तेल की रिफाइनरी है। जैतून के तेल की रिफाइनरी कहां पर है, लूणकरणसर बीकानेर में। हालांकि जैतून की टहनियों से ग्रीन टी बनाने की जो फैक्ट्री है वो बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। 2017 में वो स्थापित हुई थी। और जैतून की तेल की जो रिफाइनरी है, तेल का जो शोध संयंत्र है वो कहां पर है, लूणकरणसर बीकानेर में है। और जैतून उत्पादन में सबसे अग्रणी जो जिला माना जाता है वो अपना बीकानेर जिला ही माना जाता है। हालांकि विश्व में स्पेन है, लेकिन अपने राजस्थान में जैतून का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो बीकानेर है। तो वो जैतून के अंदर भी अपनी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये लूणकरणसर के बारे में मेन फैक्ट मुझे जो लगे काम के वो ये है। उसके अलावा अगर अपनी बात करें नोखा की, तो नोखा के अंदर क्या है, नोखा के अंदर एक तो आपको पता है ना, राय सिंह, बिल्कुल राजपुताने का कर्ण है राय सिंह। जहांगीर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र राजपूत राजा था। अकबर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र राजपूत राजा राय सिंह था। और अकबर का पहला जो सबसे बड़ा विश्वास पात्र राजपूत राजा था वो मिर्जा राजा मानसिंह था। 7,000 मनसबदार था, ये 5,000 मनसब 4,000 मनसबदार था। जहांगीर ने इसकी मनसबदारी को बाद में बढ़ा दिया था। इसी राय सिंह ने बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में इसने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। 5 साल के अंदर 5 वर्षों के बीच में जूनागढ़ दुर्ग का जो है वो निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इसी ने जूनागढ़ दुर्ग के अंदर मेन जो आंतरिक गेट है, उस गेट के आगे जो है वो जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियों को जो है उसने स्थापित करवाया था। और जूनागढ़ दुर्ग के बारे में भी बड़े ऐतिहासिक फैक्ट है, वो आगे अपने पढ़ेंगे। नोखा की बात करते हैं। नोखा जो है, यहां पर बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक गुरु जाम्बोजी, गुरु जाम्बोजी का मेन समाधि स्थल है। मेन समाधि स्थल है कहां पर, मुकाम के अंदर। और इसी नोखा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी नोखा बीकानेर में है। और एशिया की सबसे बड़ी जो चना मंडी है वो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर है। और एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी जो है वो नोखा बीकानेर के अंदर है। अगर अपने बात करें कोलायत की, कोलायत में क्या विशेष है, तो कोलायत जो है, एक तो ये कोलायत कस्बा और कोलायत जो झील है ये कपिल मुनि की तपोस्थली माना जाता है। कपिल मुनि की तपोस्थली है।
और कपिल मुनि जो थे ये सांख्य दर्शन के सबसे बड़े ज्ञाता थे। सांख्य दर्शन के सबसे बड़े ज्ञाता विद्वान कौन थे? कपिल मुनि थे। और यहीं पर कोलायत नाम की मीठे पानी की झील भी है। कोलायत झील भी है जिसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है। और यहां पर जो मेला लगता है वो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर विशाल मेला लगता है। पुष्कर झील के ऊपर भी मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कपिल सरोवर का जो मेला है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और कोलायत का जो मेला है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। और यहीं पर अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन दीपदान की परंपरा भी है। किस झील पर? कोलायत झील पर, जिसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है। और अगर अपने बात करें बज्जू की, तो जो बज्जू है ये बीकानेर का एक वन्य जीव क्षेत्र जो है उसके अंदर बज्जू का नाम लिया जाता है। और बज्जू जो है ये बीकानेर के अंदर एक हमारा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। बज्जू आखेट निषिद्ध क्षेत्र कहां पर है? तो वो बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर में टोटल 5 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। याद रखो राजस्थान में वर्तमान में टोटल 33 आखेट क्षेत्र है। और सबसे मेन फैक्ट याद रखना, वर्तमान हमारे राजस्थान में जो संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन रिजर्व है, उनकी संख्या वर्तमान में 30 हो गई है। कितने हो गए? 30 संरक्षित क्षेत्र हुए हैं। 30 में पहले 27 थे, बाद में 3 अभी और बना दिए गए। जो 3 बनाए हैं उसमें से एक तो जयपुर में बना है, एक नीम का थाना जिले के अंदर बना है और एक सीकर के अंदर बना है। ये 3 अपने राज्य में नए संरक्षित क्षेत्र और बना दिए, तो वो वर्तमान में 30 हो गए। और आखेट वर्तमान में कितने हैं? तो वो 33 है। बज्जू आखेट कहां पर है? तो वो कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। उसके बाद अगर अपने बात करें पुग्गल की, तो ये जो पुग्गल है यहीं पर एक भेड़ की नस्ल है पुग्गल। उस पुग्गल भेड़ की उत्पत्ति का जो केंद्र है वो यही कस्बा माना जाता है। और ये इंदिरा गांधी नहर से भी संबंधित है। जो छत्तरगढ़ कस्बा है इसको भी अपने आईजीएनपी के साथ में जोड़कर इसके अंदर फैक्ट बनाएंगे और पुग्गल के अंदर भी आईजीएनपी का जिक्र आएगा। तो ये बीकानेर जिले का पूरा मानचित्र है जिसके अंदर मेन जो फैक्ट है वो अपने को इस हिसाब से पढ़ने हैं। अब इस वाले मानचित्र में कोई साथी को कोई डाउट लगा हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके जल्दी से पूछ सकते हो। जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर आगे अपने बीकानेर जिले की डिटेल शुरू करते हैं। हाँ जी बताओ आगे। यहां तक कोई डाउट किसी को? टेलीग्राम चैनल जो है ना वो जरूर ज्वाइन कर लेना। अपना संकल्प जिला दर्शन का टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर भी निरंतर आपको महत्वपूर्ण पर्सन मिलते रहेंगे। अपने काम की जो महत्वपूर्ण न्यूज है वो आपको वहां पर मिलती रहेगी। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा उसके ऊपर कुछ भी नहीं डाला जाएगा, केवल पढ़ाई का जो काम का मैटर है वो उसको ऊपर आपको निरंतर मिलता रहेगा। और इस क्लास की जो अपडेट है वो भी उसके ऊपर आपको मिलती रहेगी। सर डोनेट कर देंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राय सिंह हाय। हाँ जी ठीक, कोई डाउट नहीं है। चलो अब आगे अपने बीकानेर के बारे में शुरू करते हैं। देखिएगा ये बीकानेर का मानचित्र है जो आपको समझ में आ गया होगा। अब बीकानेर के बारे में अपने डिटेल शुरू करते हैं। ठीक, नो सर आलोक ओके जी कंवर। ठीक, चलो अब देखो पहले अपने किसी भी जिले का जो पहला अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा उस जिले का जो सामान्य परिचय रहेगा। सामान्य परिचय जो भी बनेगा उसके बारे में पहले अपने शुरू करेंगे। सामान्य परिचय में ज्यादा नहीं, अपने को 4 से 5 बातें जो कवर करनी है और एग्जाम के लिए सारी बातें अपने आप में बड़ी काम की है, ढंग से याद कीजिएगा। जैसे अपने पहले बात करते हैं बीकानेर के प्राचीन नाम की, कि बीकानेर के प्राचीन जो नाम है वो क्या क्या मिलते हैं। बीकानेर के प्राचीन नाम, तो प्राचीन नामों की बात करें तो बीकानेर वाले क्षेत्र को प्राचीन काल में राती घाटी, जांगल प्रदेश, जांगलू प्रदेश, कुरु जांगला, भाद्रे जांगला कई नामों से जाना जाता था। बीकानेर के खूब प्राचीन नाम थे। जैसे बीकानेर को प्राचीन काल में राती घाटी, राती घाटी, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश,
कुरुजांगला, भाद्रे जांगला, राती घाटी, जांगल प्रदेश, कुरुजांगला, भाद्रे जांगला। तो कई नामों से इसको प्राचीन काल में जाना जाता था। इसी को अपने कह सकते हैं कि जांगल प्रदेश, या जैसे इसको जांगलू प्रदेश भी कह सकते हो, जांगलू प्रदेश। वैसे है तो ये जांगल प्रदेश, लेकिन इसका एक अपभ्रंश बाद में बना दिया गया जांगलू प्रदेश। मेन ये जांगल प्रदेश है। तो ये बीकानेर के प्राचीन नाम थे। इसी जांगल प्रदेश में राव बीका ने पहली बार आकर यहाँ पर राठौड़ वंश की नींव रखी थी। सर अरे क्लास नहीं चल रही। चल जाएगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं। कई बार होता है कि नेटवर्क की वजह से होता है, तो आप क्या करो, अपने ऐप को एक बार वापस बंद करो, उसके बाद दोबारा ऐप को खोलकर वापस क्लास शुरू करो, शुरू हो जाएगी। यहाँ से बिल्कुल एक बार ओके रिपोर्ट आ रही है। तो कई बार नेटवर्किंग की वजह से कई बार क्लासेस होती है ना, ये ऐप के अंदर थोड़ी नहीं होती, टेक्निकल इशू होता है, तो बंद करके चलाओ, चल जाएगी। बीकानेर के प्राचीन नाम है, ठीक है। राती घाटी, जांगल प्रदेश, कुरु जांगला, भाद्रे जांगला, जांगलू प्रदेश, कुल मिलाकर जांगल बीकानेर है, जांगल बीकानेर है। जय श्री राम जी। सर टेलीग्राम इंस्टॉल करना जरूरी है, ऐसी ऐप पर अपडेट नहीं मिल सकते क्या सर? भारती शर्मा, बिल्कुल ऐप के ऊपर अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि जो स्टूडेंट इस बैच में मेरे साथ जुड़े हैं वो स्टूडेंट 24 घंटे मेरे टच में रहे, और केवल क्लास के 1-1.5 घंटे तक ही मैं उनको ना पढ़ाऊं। जैसे ही दिन में टाइम मिले तो मैं उनके लिए और भी जो पर्सन है या अदर जो नोट्स है या कोई वैकेंसी की कोई अपडेट है, तो वो अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूं। इसलिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है। इसलिए कह रहा हूं कि वो ज्वाइन अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर भी बहुत सारा आपको पढ़ने को मिलेगा। बाकी क्लास की जो अपडेट है वो तो आपके पास ऐप के अंदर नोटिफिकेशन आता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्लास के अलावा एक्स्ट्रा भी उसके ऊपर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो कह रहा हूं, वैसी कोई बात नहीं है। तो ये बीकानेर के प्राचीन नाम है। अब अगर अपने बीकानेर को कोई उपनाम देना चाहे, बीकानेर को कोई अगर उपनाम देना चाहे तो अपने बीकानेर को ऊन का घर कह सकते हैं, ऊन का बाजार कह सकते हैं, ऊन की मंडी कह सकते हैं, क्योंकि ऊन जो है उसकी एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो बीकानेर के अंदर है। तो उस हिसाब से बीकानेर के कई अपने उपनाम वैसे रख सकते हैं, जैसे अपने बीकानेर को ऊन का बाजार, ऊन का बाजार, ऊन की मंडी, या ऊन का घर, किसको कहते हैं? बीकानेर को। यानी कि एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो बीकानेर में है। तो ऊन से संबंधित जितने भी उपनाम होंगे वो सारे के सारे बीकानेर के होंगे। हाँ, ऐसा भी हो जाएगा, टेलीग्राम पर क्लास की पीडीएफ फाइल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बीकानेर के उपनाम है। देखो कमेंट एक बार मैं बाद में देखूंगा, अभी एक बार अपने क्लास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप अपने कमेंट करके छोड़ देना, लास्ट में आपको रिप्लाई में जरूर दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर अपने बात करें बीकानेर के संस्थापक की, बीकानेर का संस्थापक, तो बीकानेर का जो संस्थापक है वो है राव बीका, राव बीका, जिसने 1488 ईस्वी के अंदर, 1488 ईस्वी के अंदर आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन यानी कि वैशाख शुक्ला तृतीया, वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन बीकानेर शहर की स्थापना करवाई थी। तो ये आखा तीज वाला जो दिन है ये बीकानेर शहर स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और बीकानेर शहर की स्थापना करवाने वाला यहाँ का शासक कौन था? राव बीका था। अब कहा तो ये भी जाता है कि बीकानेर शहर की जो स्थापना है वो राव बीका और एक जाट वंश का यहाँ पर राव बीका का सहयोगी था, नेरा, नेरा जाट था। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर बीकानेर इस शहर की स्थापना करवाई थी। दोनों के नाम पर इसका नाम बाद में बीकानेर रखा गया। नारिया नेरा एक जाट था, उसने राव बीका उसके साथ मिलकर उसने ये शहर बसाया था, तो दोनों के नाम पर बीकानेर का जो है वो नामकरण हुआ था। ऐसी कहानियां या इस प्रकार के जो है वो बातें साहित्यों के अंदर लिखने को पढ़ने को मिलती है।
मेन बीकानेर का जो संस्थापक है वो राव बीका माना जाता है, जो 1488 ईस्वी के अंदर आखा तीज या वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन बीकानेर शहर की स्थापना करवाएगा। तो आखा तीज वाला जो दिन है वो बीकानेर शहर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं ये आप कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो ये बीकानेर के संस्थापक है, बड़े आसान है। देखो प्राचीन नाम राती घाटी जांगल प्रदेश, कुरु जांगला, भाद्रे जांगला, जांगलू प्रदेश बीकानेर के प्राचीन नाम है। उपनाम ऊन का घर, ऊन की मंडी, ऊन का घर या बाजार कह सकते हैं। संस्थापक इसका राव बीका था। 1488 में आखा तीज के दिन इसने बीकानेर शहर की स्थापना करवाई थी। 12 अप्रैल, बिल्कुल बिल्कुल चेतन शर्मा जी, शानदार। ठीक, इसके अलावा देखो, हाँ बिल्कुल, आगे अगर अपने बात करें बीकानेर की स्थलीय सीमा की, जो बीकानेर की जो स्थलीय सीमा है वो कहां कहां किस किस को स्पर्श करती है देखिएगा। अगर बीकानेर की स्थलीय सीमा की बात करें तो बीकानेर जो जिला है ये एक तो पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो बीकानेर जिले की साझा होती है, यानी कि ये पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। किसी भी प्रकार की अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता, ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, लगभग 168 किलोमीटर की। पहले क्या था, जब 19 जिलों का गठन हुआ था तो उस समय बीकानेर की 2 तहसीलों को अनूपगढ़ में मिला दिया गया था। तो 168 किलोमीटर वाला जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बीकानेर बना रहा था उसके अंदर फिर कमी हो गई थी, लेकिन बाद में वापिस उन दोनों को बीकानेर में ऐड कर दिया। तो बीकानेर वर्तमान में पाकिस्तान के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उसमें कोई चेंज नहीं है। वो कितनी बनाता है, 168 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें जैसलमेर 464 किलोमीटर है, बाड़मेर 228 किलोमीटर है। और अगर गंगानगर की बात करें तो गंगानगर पहले 210 किलोमीटर था, लेकिन उसका कुछ एरिया अनूपगढ़ में ऐड हो गया। अब 210 में से गंगानगर कितना है, अनूपगढ़ कितना है, इसका अभी तक केवल एक मोटा मोटा अंदाजा है। ये सरकार ने अभी तक जो स्थलीय जो बाउंड्री की लंबाई है उसका जो ऑफिशियल डाटा है वो सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया। जब तक वो मेन डाटा गवर्नमेंट का नहीं जाता तब तक अपने इस चीज को कंफर्म नहीं बता सकते, एक अंदाजा अपने बता सकते हैं। आखा तीज को बाल विवाह, बिल्कुल ठीक। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। इसके अलावा अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर आपको पता है श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलोदी व जैसलमेर जिलों की सीमा को भी स्पर्श करता है। जिस प्रकार की बीकानेर जिले की स्थिति है उस हिसाब से ये कई जिलों के साथ में सीमा जो है वो अपनी साझा करता है। जैसे अगर अपने बात करें तो बीकानेर जो जिला है ये अनूपगढ़ और श्री गंगानगर, और अनूपगढ़ व श्री गंगानगर की जो स्थिति है वो बीकानेर के उत्तरी दिशा में है, तो ये दोनों जिलों की सीमा को स्पर्श करेगा। और गंगानगर के पास में पड़ता है हनुमानगढ़, तो ये हनुमानगढ़ जिले की सीमा को भी स्पर्श करता है ना। अगर आप मानचित्र रंग से देखोगे तो बीकानेर की सीमा अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ को लगती है। उसके अलावा बीकानेर जो है ये चूरू जिले को भी स्पर्श करता है। अब ये चीज तो अपने नक्शे के अंदर भी समझ सकते हैं। अगर आपने पहले नक्शा हमने कवर किया, अगर वो नक्शा याद है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बीकानेर यहाँ पर अनूपगढ़ को भी टच कर रहा है, गंगानगर को टच कर रहा है, हनुमानगढ़ को टच करेगा, चूरू जिले को टच करेगा, फलोदी जिले को टच करेगा और जैसलमेर को नीचे टच करेगा, है ना। लगभग इसके कह सकते हो कि 6 पड़ोसी जिले हैं। तो नक्शा जो है ना वो याद करना राजस्थान का बड़ा जरूरी है। पूरा जो जिला दर्शन होगा वो अपना पूरा का पूरा नक्शे के ऊपर ही चलेगा, तो नक्शा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, और चूरू से ठीक नीचे जिला आता है नागौर। नागौर के बाद में ये टच करेगा फलोदी को। नागौर है, नागौर के ठीक नीचे वो जोधपुर वाला जो उत्तरी भाग है वो फलोदी हो गया, और फलोदी के बाद में इसकी सीमा टच होगी जैसलमेर के साथ। तो इस प्रकार से ये बीकानेर जो है ये पड़ोसी जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है 168 किलोमीटर की। आसान है, समझ आ गया होगा। पड़ोसी जिलों की बात करें
तो आंखें बंद करके जो नक्शा कवर किया वो अपने दिमाग में लाओ। बीकानेर किस किस जिले की सीमा को स्पर्श करेगा? तो अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलोदी और जैसलमेर। इन पड़ोसी जिलों की सीमा के साथ जो है वो बीकानेर अपनी सीमा साझा करता है। ये बीकानेर का सामान्य परिचय है जो बड़ा आसान है। अब देखो बार बार रिपीट करवाता रहूंगा, बस आप जब दोबारा मैं रिपीट करवाऊं तो आप आंखें बंद करके जल्दी से सुन लेना। प्राचीन नाम राती घाटी जांगल प्रदेश, कुरु जांगला, भाद्रे जांगला, जांगलू प्रदेश। उपनाम ऊन का बाजार, ऊन की मंडी, ऊन का घर। संस्थापक राव बीका था। 1488 ईस्वी में आखा तीज के दिन इसने बीकानेर शहर की स्थापना करवाई। तो आखा तीज का जो दिन है वो बीकानेर शहर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थलीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ ये अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है लगभग 168 किलोमीटर की। और बीकानेर के अगर पड़ोसी जिलों की बात करें तो पड़ोसी जिलों में नाम आता है अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलोदी और जैसलमेर। ये बीकानेर के पड़ोसी जिले हैं। ये बीकानेर का सामान्य परिचय हो जाएगा। अब अपने मेन शुरू होता है जो अपने जीके है और पहले आता है बीकानेर जिले का जो भूगोल है। बीकानेर जिले का जो भूगोल है उसके अंदर अपने पहले चर्चा करेंगे। देखिएगा भूगोल के अंदर पहले बात करते हैं बीकानेर की जो जलवायु है कि बीकानेर की जलवायु किस प्रकार की है, कौन कौन सी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है और जलवायु में क्या क्या यहाँ पर मेन फैक्ट हो सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर बिल्कुल विकास जी, बिल्कुल आखा तीज के दिन। अब देखो जलवायु के अंदर जो कल मैंने वीडियो डाला था वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो शायद ये चीज थोड़ी सी आपको दिक्कत कर सकती है, लेकिन जब वो वीडियो देख लोगे तो ये बात फिर आपके क्लियर हो जाएगी। अब कौन कौन सी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, इसके अंदर प्रत्येक जिले में हमें ना 4 पॉइंट लेकर चलने पड़ेंगे। कितने? 4 पॉइंट अपने को प्रत्येक जिले में लेकर चलने पड़ेंगे कि एक तो उस जिले के अंदर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है। उस जिले के अंदर कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है। उस जिले में थोरनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है। और ट्री वार्ता के वर्गीकरण के अनुसार उस जिले की किस प्रकार की जलवायु है। ये 4 चीज अपने को इसमें साथ लेकर चलनी पड़ेगी। अब देखो थोड़ा अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं यहाँ पर, वैसे उस वीडियो को मैंने डिटेल के अंदर वहां पर पढ़ा रखा है तो वो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। भारतीय जो मौसम विभाग है ये हमारे राजस्थान के अंदर 5 जलवायु मानता है कि भारतीय मौसम विभाग ने अपने राज्य को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। कौन से 5 है? जो सामान्य अपने पढ़ते रहते हैं, शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ये 5 प्रकार की जलवायु राजस्थान में पाई जाती है। किसके अनुसार? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। और भारतीय मौसम विभाग ने जब हमारे राज्य के अंदर ये 5 प्रकार की जलवायु बताई थी तो उसने अपना आधार बनाया था वर्षा, तापमान और वनस्पति को। वर्षा, तापमान और वनस्पति के आधार पर भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु बताई? 5 प्रकार की, शुष्क, अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो सीधा प्रश्न आए कि राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा 5। अब उस प्रश्न में किसी भी विदेशी व्यक्ति का नाम आ जाए, तो विदेशी व्यक्ति का कोई मर्जी नाम आ जाए, आपसे वो कहे कि इसके अनुसार कितने प्रकार की जलवायु है, तो आप कह देना 4। कोई भी विदेशी व्यक्ति होगा वो हमारे राजस्थान में 5 जलवायु नहीं मानेगा, वो 4 ही जलवायु मानेगा। सामान्यतः कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। और 5 प्रकार की सामान्यतः किसने बताई? भारतीय मौसम विभाग ने। लेकिन कोपेन, थोरनवेट और ट्री वार्ता ये तीनों एक विदेशी नाम है। तो कोपेन के अनुसार कितने प्रकार की जलवायु है? 4 प्रकार की। थोरनवेट के अनुसार 4 प्रकार की और ट्री वार्ता के अनुसार भी 4 प्रकार की। और सामान्यतः कितने प्रकार की? 5 प्रकार की है। अब देखो इनके अनुसार हमारा बीकानेर किस में आता है, तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर का जो अधिकांश भाग है वो किस में आता है? शुष्क जलवायु में आता है। कि बीकानेर की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है, कि बीकानेर में शुष्क जलवायु पाई जाती है। कोपेन ये कहता है
कि बीकानेर के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो BWHW प्रकार की जो जलवायु है वो बीकानेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखो कोपेन को कैसे याद करें। हाँ जी बिल्कुल, बुक भी आती है, जिला दर्शन की बुक जो है ना, अभी 2 या 3 दिन के बाद मार्केट में अपनी बुक आ जाएगी जिला दर्शन की, बिल्कुल मिलेगी बुक आपको। जैसे वो बुक आएगी बाजार में, उससे पहले दिन मैं आपको इस कोर्स के अंदर मैं बता दूंगा, तो आप मार्केट से वो बुक ले लेना। जिला दर्शन की नई अपडेट बुक जो है वो मैंने निकाली है, 2-3 दिन में आ जाएगी, देखिएगा। अब देखो कोपेन ने बीकानेर की जलवायु क्या मानी, BWHW जलवायु मानी। तो अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी मैं चीज आपको याद करवा रहा हूं, आप समझ लेना बात को। कोपेन का कहीं भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब जब कोपेन ने राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया था, तो कोपेन ने हमारा जो मरुस्थल वाला जो भाग है ना, और उस मरुस्थल वाले भाग में कोपेन ने 2 प्रकार की जलवायु बताई थी, BWHW और एक बताई थी BSHW। ठीक है, ये 2 प्रकार की जलवायु कोपेन ने हमारे मरुस्थल में बताई थी, यानी कि शुष्क और अर्धशुष्क हमारी भाषा में, BWHW और BSHW। अब आपको याद क्या करना है वो चीज देखो। कोपेन के अनुसार मरुस्थल प्रदेश में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी, BWHW, BSHW। तो कौन सा जिला किसमें काउंट करेंगे, बड़ी समस्या है। कुछ भी नहीं करना, केवल आप 6 जिले याद कर लो, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी। मरुस्थल के ये 6 जिले BWHW में आएंगे। इन 6 के अलावा बाकी सारा का सारा जो मरुस्थल है वो BSHW में आएगा। मरुस्थल में 6 जिले कौन कौन से, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी। इनकी जलवायु कैसी है, BWHW। और बाकी मरुस्थल के जिलों की जलवायु कैसी है, BSHW। देखो कितना आसान है, मरुस्थल वाले कोई भी जिले का नाम आ जाएगा, अब आप बड़े आराम से जलवायु बताओगे। आप जो मैंने चीज पता है उस आधार पर प्रश्न के उत्तर बताना। कोपेन के अनुसार नागौर की जलवायु मरुस्थल का है, उस 6 में नहीं आता, तो BSHW। चूरू की जलवायु BSHW। जोधपुर ग्रामीण की जलवायु BSHW। डीडवाना कुचामन की जलवायु BSHW। हनुमानगढ़ की जलवायु BWHW। बड़ा आसान है। अब देखो मैं बार बार कहता हूं कि इस बैच में मैं आपको इस हिसाब से तैयार कर दूंगा कि जो हम पढ़कर जा रहे हैं वो अगर ऑप्शन में ना आए तो हमें क्या करना है। और कोपेन थॉर्नवे ट्री वार्ता में ये बड़ी समस्या आने वाली है। और मैं बार बार कहता हूं व्यवहारिक चीज पर ज्यादा ध्यान देना, व्यवहारिक प्रश्न पेपर में आपको खूब सारे मिलेंगे। तो व्यवहारिक जो चीजें है ना, जैसे कैसे होगी, तो वर्गीकरण वाले वीडियो के अंदर वो चीज मैंने आपको वहां पर कल वीडियो अपलोड किया था, उसमें पूरा समझा रखा है, वो चीज जरूर देखना। तो कोपेन के अनुसार बीकानेर की जलवायु कैसी है, BWHW। थॉर्नवेट के अनुसार बीकानेर की जो जलवायु है वो है DBW। DB कैसी है, DBW। अब इसके अंदर भी कई कहेंगे कि सर बीकानेर जो है ना शुष्क वाले में आता है, तो ये तो EA में आना चाहिए, EA में आना चाहिए। लेकिन याद रखो EA में केवल और केवल जैसलमेर और फलोदी ये 2 ही आते हैं। उत्तरी जो राजस्थान है, बीकानेर संभाग वाला जो एरिया है ना, वो लगभग सारा DB के अंदर आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, वो चीज भी मैंने वहां पर बता रखी है। मैं इसके अंदर आपको फिर दोबारा बता देता हूं। अब देखो 2-3 बातें याद रखो, जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ना उनको ध्यान से सुना करो, आगे बड़ी काम आने वाली है। राजस्थान की जलवायु का एक टॉपिक जो है वो एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं अपनी बात को सही साबित कर सकता हूं, आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हो। क्योंकि जलवायु वाले टॉपिक में कोई सूत्र कोई नियम काम नहीं करता, उसके ऊपर तो बस जो कंसेप्ट है वो काम करते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूं, भारतीय मौसम विभाग की बात करें या अपने अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमारा अधिकांश राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में आता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया उष्ण कटिबंध में आता है, जो स्थिति के अनुसार यही चीज हमारे राजस्थान में बनती है।
कि अधिकांश राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंध है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की जलवायु उष्ण कटिबंध है। अब मैं इस बात को भी साबित कर सकता हूं कि अधिकांश राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में नहीं आता, उष्ण कटिबंध में आता है। डूंगरपुर जो उसके अलावा जो कुछ एक भाग है जो उपोष्ण कटिबंध में आता है। यानी कि भारतीय मौसम विभाग कहता है कि अधिकांश राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंध है, लेकिन मैं अगर ये कहूं कि अधिकांश राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंध है तो मैं वो मेरी बात सही साबित कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि थॉर्नवेट ने ये बात कह दी थी। थॉर्नवेट के जो 4 कोड थे, अगर वो आप ध्यान से देखोगे तो थॉर्नवेट के 4 कोड थे, जैसे डी बी, ई ए, डी ए और सी ए। संडे वाले दिन ना एक लाइव सेशन अपने रखेंगे, उसमें ये वर्गीकरण मैं आपको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ाऊंगा, पूरा वर्गीकरण, तो टेंशन मत लेना। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो संडे वाले दिन या संडे के बाद में या दिन में कभी भी एक आपको अलग से ये टॉपिक पूरा फिर करवा दूंगा। अब देखो, थॉर्नवेट के जो 4 कोड है ना, 4 में से क्या होता है कि जो ये डीबी वाला जो कोड है ना, ये डीबी वाला कोड अपने बीकानेर वाले एरिया में काम करता है। बाकी राजस्थान में ये 3 कोड काम करते हैं, और तीनों में अगर आप ध्यान दो तो इसने लास्ट में क्या लिखा? ए लिखा, और ए का मतलब है इक्वटी रेखा के आसपास की जलवायु, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु। और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के आसपास की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंध है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म जलवायु है। केवल अपने वाले एरिया में जो डीबी है ना, इसमें इसने ये नहीं लिखा, यानी कि बीकानेर यानी कि उत्तरी राजस्थान में उष्ण कटिबंध नहीं है। बाकी का जो सारा राजस्थान है उसकी जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंध है। ये किसने कह दिया था? थॉर्नवेट ने कह दिया था। तो कहने का मतलब है जलवायु में कुछ भी सही हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है। बस कहते हैं ना कि वो चीज समझानी आनी चाहिए आगे वाले को। आप कोई भी बात जलवायु में अपनी सही साबित कर सकते हो। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध केवल 2 ही जिलों में पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, लेकिन थॉर्नवेट के अनुसार अधिकांश राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंध है। और थॉर्नवेट के अनुसार किस भाग की जलवायु उष्ण कटिबंध नहीं है? तो उत्तरी राजस्थान में, जहां पर उसने डीबी किया था, अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, इन क्षेत्रों की जलवायु उष्ण कटिबंध नहीं है। बाकी सारा का सारा राजस्थान ये थॉर्नवेट कहता है कि किसमें आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, बात को समझिएगा। बाकी अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये पूरा टॉपिक मैं आपको अलग से डिटेल में फिर करवाऊंगा। जलवायु वर्गीकरण वैसे मैंने कल करवा दिया था, देख लेना। ट्री वार्ता की बात करें तो ट्री वार्ता के अनुसार बीकानेर की जो जलवायु है वो BSH है। अधिकांश जो बीकानेर है वो किस में आता है? BSH में आता है। बीकानेर का आंशिक भाग ट्री वार्ता के अनुसार BWH में भी आता है, लेकिन आंशिक भाग, थोड़ा सा भाग। आधे से ज्यादा भाग पर ट्री वार्ता कहता है कि BSH जलवायु पाई जाती है। तो प्रश्न आ जाए, बीकानेर की जलवायु ट्री वार्ता के अनुसार कैसी है? ऑप्शन में BWH भी है, ऑप्शन में BSH भी है। तो प्राथमिकता इसको देना, क्योंकि आधे से ज्यादा एरिया पर यह वाला कोड काम करता है, BSH। तो ये बीकानेर की जलवायु है। और चारों फैक्ट है, काम के हैं, एग्जाम में आते हैं, आपको भी पता है। तो सामान्यतः बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु है? शुष्क जलवायु है। कोपेन के अनुसार BWHW है। थॉर्नवेट के अनुसार DB है, उष्ण कटिबंध नहीं है। ट्री वार्ता के अनुसार BSH है। तो ये बीकानेर की जलवायु हो जाएगी। उसके अलावा आगे चलते हैं। अब जलवायु के बाद कि बीकानेर में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है, वो मिट्टी अपने को यहां पर कवर करनी है। देखिएगा, सामान्यतः अगर अपनी बात करें तो बीकानेर के अंदर रेतीली या बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है वो बीकानेर वाले क्षेत्र में अपने को दिखने को मिलता है। रेतीली, बलुई और मरुस्थलीय मिट्टी बीकानेर में पाई जाती है। प्रत्येक शब्द बहुत कुछ बताने का प्रयास करते हैं।
रेतीली मिट्टी, मेन मिट्टी का नाम रेतीली है, जो अपने मरुस्थल वाले लगभग पूरे भूभाग में भरपूर मात्रा में अपने को मिलती है। राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कैसी है? रेतीली मिट्टी है। ठीक है, रेतीली मिट्टी जो है वो मोटे कण वाली होती है, और मोटे कण वाली मिट्टी को ही बलुई मिट्टी कहा जाता है। कणों के आधार पर मिट्टियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक क्लास में मिट्टियों वाला टॉपिक डिटेल में करवाऊंगा, उसमें मिट्टियों की बातों को भी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। जो बहुत ज्यादा बड़े कण वाली मिट्टी होती है उसको बलुई मिट्टी कहा जाता है, और जो बेहद बारीक कण वाली मिट्टी होती है उसको चिक्का मिट्टी बोलते हैं। तो रेतीली जो मिट्टी है ना वो बहुत ज्यादा मोटे कण वाली मिट्टी है, तो अपने इसको बलुई मिट्टी बोल देते हैं। और जो रेतीली मिट्टी है, उसी रेतीली मिट्टी को जो हमारा कृषि विभाग है, उस कृषि विभाग ने अपने मिट्टियों के वर्गीकरण में रेतीली मिट्टी को मरुस्थलीय मिट्टी का नाम दिया था। तो रेतीली मिट्टी को ही मरुस्थलीय मिट्टी कहा जाता है। किसने कहा? जो कृषि विभाग है, क्योंकि मिट्टियों के अंदर देखो 3 प्रकार के वर्गीकरण जो है वो पढ़े जाते हैं। एक तो सामान्यतः जो अपने राज्य में 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है वो आता है। एक मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण आता है, जिसमें हमारे राज्य में 5 प्रकार की मिट्टियां हैं: एरिडी सोइल, एंटी सोइल, इनसेप्टी सोइल, वर्टी सोइल, अल्फी सोइल। और एक वर्गीकरण मिट्टियों में आता है जो कृषि विभाग का वर्गीकरण है, कि कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की मिट्टी कहां पर पाई जाती है। वो वाला भी वर्गीकरण पेपर में प्रश्न वहां से भी पूछे जाते हैं। तो अगर उसके वर्गीकरण की बात करें कि कृषि विभागीय वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो याद रखना जिप्सीफेरस, जिप्सीफेरस प्रकार की जो मिट्टी है वो बीकानेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। रेवेरिना और साइरोजेक्स गंगानगर व हनुमानगढ़ में है। रेवेरिना और साइरोजेक्स गंगानगर व हनुमानगढ़ में है। जिप्सीफेरस बीकानेर में है। जिप्सीफेरस बीकानेर में है। रेवेरिना और साइरोजेक्स जो है वो भी कृषि विभाग के वर्गीकरण है। उसके अनुसार रेवेरिना और साइरोजेक्स अपने गंगानगर में पाई जाती है, और जिप्सीफेरस जो मृदा है वो कहां पाई जाती है? बीकानेर के अंदर पाई जाती है। और अगर अपने बात करें मिट्टियों के वैज्ञानिकी वर्गीकरण की, मिट्टियों के वैज्ञानिकी वर्गीकरण की, तो यहां पर बस याद ये रखना कि अपना जो मरुस्थल वाला जो प्रदेश है, अपना जो पश्चिमी राजस्थान का प्रदेश है, यहां पर एंटी सोइल और एरिडी सोइल, ये 2 प्रकार की जो मिट्टी है ये लगभग अपने पूरे मरुस्थल के अंदर अपने को मिलती है, एंटी सोइल और एरिडी सोइल। एंटी सोइल जो है ना इसका वैसे ज्यादा जो विस्तार है वो पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में ज्यादा है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास में ज्यादा एंटी सोइल मिलती है। उसके अलावा एरिडी सोइल का विस्तार भी इन वाले जिलों में पाया जाता है, वो लगभग बाकी के मरुस्थल में एरिडी सोइल मिलती है। तो मरुस्थल वाले भाग में सबसे ज्यादा एंटी और एरिडी सोइल पाई जाती है। अब देखो राजस्थान में सामान्यतः सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो राज्य में सबसे ज्यादा रेतीली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अपने राज्य में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो एंटी और एरिडी दोनों मिश्रित अवस्था में मरुस्थल के लगभग संपूर्ण भूभाग में पाई जाती है। बिल्कुल जी कंवर जी, बिल्कुल। जिप्सीफेरस बीकानेर में, रेवेरिना साइरोस रोजेक्स गंगानगर व हनुमानगढ़ में। तो वैज्ञानिकों के अनुसार अपने राज्य में सबसे ज्यादा जो मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है? एंटी और एरिडी सोइल। ये बीकानेर का मृदा संसाधन है। समझ में आ गया? ठीक, आगे चले। इसके बाद बीकानेर जो है, इस बीकानेर में कृषि से संबंधित कौन कौन से फैक्ट है? एग्रीकल्चर ऑफ बीकानेर। तो अगर अपने पहले तो यहाँ पर फसल उत्पादन की बात करें तो बीकानेर जो है ये यहाँ पर वर्तमान में गवार, चना, मूंगफली, मोठ, तिल और दाल, इनके उत्पादन में बीकानेर आज हमारे राज्य में अग्रणी स्थान पर है। सबसे ज्यादा जो है गवार है, मोठ है, मूंग है, उसके अलावा चना है, दाल है, कुल तिलहन है, ये सबसे ज्यादा बीकानेर में अब की बार उत्पादन हुआ है।
तो बीकानेर के अंदर अगर फसलों की बात करें तो अपने ये कह सकते हैं मूंगफली, चना, गवार, मोठ, दाल व कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान में वर्तमान में अग्रणी स्थान पर कौन सा जिला है? तो याद रखिएगा बीकानेर है। दाल और कुल दलहन अलग अलग फैक्ट होते हैं, याद रखिएगा। दाल उत्पादन में प्रथम स्थान वर्तमान में बीकानेर का है, लेकिन कुल दलहन उत्पादन में अग्रणी जिला नागौर है। अब देखो अग्रणी स्थान और प्रथम स्थान ये भी एक बड़ी व्यवहारिक चीज है, याद रखिएगा, बहुत सारा गड़बड़ ये करवाती है। अब देखो यहां पर अपने लिख देते हैं अग्रणी स्थान, वैसे ना इनके अंदर इनके उत्पादन का वर्तमान में बीकानेर का ना प्रथम स्थान है। अग्रणी नहीं कह सकते, प्रथम स्थान बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्यों अलग है, समझिएगा। एक तो कृषि वाले टॉपिक में जब प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, तो एक तो प्रश्न में वो कहता है कि निम्न में से इस फसल में अग्रणी स्थान किस जिले का है। एक वो ये कहता है कि इस फसल का वर्तमान हमारे राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का है ना। एक अग्रणी स्थान और एक प्रथम स्थान, हम दोनों को एक समझते हैं, लेकिन दोनों होते अलग अलग है। और दोनों जो होते हैं ना, वो पर्सन हमें आता हुआ भी गलत करवा देते हैं। कैसे करवाते हैं देखिएगा। होता क्या है, प्रथम स्थान का मतलब होता है कि जो नवीन आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में अब वो फसल राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां हुई है। ठीक, जैसे अब जो आंकड़े आए हैं नवीन आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में चना जो है ना वो सबसे ज्यादा बीकानेर में हुआ है। नवीन आंकड़ों में, नवीन आंकड़ों का मतलब ये नहीं कि 2022-23 में, कृषि के जो नवीन आंकड़े, अंतिम जो आंकड़े आते हैं ना वो 2 साल बाद जारी होते हैं। यानी कि अब जो हमारे पास में 2023 में जो आंकड़े आए हैं वो 2020 के हैं, 20-21 के आंकड़े हैं। 23 के जो आंकड़े होंगे ना वो हमें लगभग 2025-26 में जाकर आंकड़े मिलेंगे। कृषि उत्पादन के जो आंकड़े आते हैं वो कृषि विभाग 2 साल बाद वो आंकड़े जारी करती है। ठीक है, तो अब देखिएगा नवीन आंकड़ों में 2020-21 के अंदर चना सबसे ज्यादा कहां हुआ, बीकानेर में। तो चना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, बीकानेर का है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि चना उत्पादन में अग्रणी स्थान किसका है, तो मैं यहां पर लिखूंगा हनुमानगढ़। समझना बात को, चना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका लिखा, बीकानेर का। और चना उत्पादन में अग्रणी स्थान किसका लिखा, हनुमानगढ़ का। फर्क क्या हुआ, बड़े काम की बात बता रहा हूं। चना उत्पादन में प्रथम स्थान बीकानेर का है, प्रथम स्थान आ जाए तो समझ जाना वो नए लेटेस्ट आंकड़ों की बात कर रहा है। और अगर अग्रणी स्थान आ जाए तो समझ जाना अग्रणी स्थान का मतलब है कि सामान्यतः ये फसल प्रत्येक वर्ष राजस्थान में सबसे ज्यादा किस जिले में होती आई है। यानी कि 10-15 सालों से चना अपने राज्य में लगभग एवरेज ज्यादा कहां होता आया है। तो चना जो है वो एवरेज सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में हेक्टर के हिसाब से हनुमानगढ़ में ज्यादा होता है। तभी तो एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी नौर हनुमानगढ़ में है। तो एवरेज जो चना होता है वो 10-15 सालों से ज्यादा कहां पर होता है, हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ चना उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है। लेकिन नवीन जो आंकड़े हैं 20-21 में, उसमें चना ज्यादा कहां हुआ, बीकानेर में। तो चने में प्रथम स्थान किसका है, बीकानेर का है। और अभी पीछे पीटीआई का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न काफी विवादों में रहा था। कारण यही था, प्रश्न में, जीके में प्रत्येक शब्द का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रत्येक शब्द के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बस आप समझते जाइएगा। तो ये 2 फैक्ट है, याद रखिएगा। अब देखो है सामान्य सी बात, कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बताई, लेकिन पीटीआई वाले जो स्टूडेंट अगर इस बैच के अंदर भी क्लास देख रहे हैं तो उनको पता है कि इस एक प्रश्न ने उनको किस प्रकार से अन्य से पीछे धकेल दिया था, केवल एक छोटे से शब्द ने, अग्रणी और प्रथम स्थान के अंदर। तो शब्द बहुत कुछ बताते हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वापिस आ जाओ कृषि के अंदर।
तो कृषि की बात करें तो बीकानेर का वर्तमान में अग्रणी नहीं कह सकते, प्रथम स्थान बोलना वहां पर। प्रथम जो स्थान रहा बीकानेर का वो मूंगफली, चना, गवार, मोठ, दाल और कुल तिलहन उत्पादन में बीकानेर का प्रथम स्थान रहा। प्रथम स्थान का मतलब है 2020-21 के अंदर ये फसलें सबसे ज्यादा किस जिले में हुई थी, तो ये फसलें ज्यादा बीकानेर जिले के अंदर हुई थी। इसके अलावा अन्य क्या याद कर सकते हैं, अन्य याद ये कर सकते हैं कि बीकानेर के अंदर अगर अपने किसी कृषि मंडी की बात करें, अब देखो याद रखना, कृषि मंडी कह दो या कृषि मंडी को ही कृषि विपणन कहा जाता है और इसी को ही कृषि जिन्स कहा जाता है। वो किसी भी शब्द का आपके लिए यूज कर सकता है, कृषि मंडी कह दो, कृषि विपणन कह दो या कृषि जिन्स कह दो। तो बीकानेर में जो मेन कृषि विपणन है, एक तो बीकानेर में मूंगफली का कृषि विपणन है और एक बीकानेर में मोठ कृषि विपणन है। जो मूंगफली मंडी है वो तो है लूणकरनसर के अंदर और जो मोठ मंडी है वो है नोखा के अंदर। और नोखा वाली जो मोठ मंडी है ये एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है। एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी कहां पर है, नोखा बीकानेर के अंदर है। और मूंगफली मंडी कहां पर है, तो वो कहां पर है, लूणकरनसर बीकानेर में है। और मूंगफली उत्पादन में अग्रणी स्थान भी लूणकरनसर का है, तो लूणकरनसर को अपन राजस्थान का राजकोट भी बोलते हैं। इसके अलावा बीकानेर में कृषि के क्षेत्र में कोई अनुसंधान केंद्र है क्या, जी बिल्कुल है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर बेर का अनुसंधान केंद्र भी है और बीकानेर के अंदर खजूर का अनुसंधान केंद्र भी है। बेर का भी अनुसंधान केंद्र है और यहाँ पर खजूर का भी अनुसंधान केंद्र है। और दोनों की स्थापना बीकानेर में 1978 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1978 के अंदर। यहाँ पर बेर अनुसंधान केंद्र भी है और यहाँ पर खजूर अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है। कहां पर, बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर और कौन सी संस्था काम करती है, कोई निगम है क्या, तो बिल्कुल है, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। और कहां पर है, तो ये बीचवाल के अंदर है। कहां पर है, बीचवाल के अंदर है। और बीचवाल में इसकी स्थापना जो है ना वो 1993 में हुई थी। कि केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो बीचवाल बीकानेर में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1993 में हुई थी। याद रखो, सरसों अनुसंधान केंद्र है ना सेवर वाला, वो भी 1993 में स्थापित हुआ था। और केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र जो है ना बीचवाल के अंदर, वो भी 1993 केंद्र स्थापित हुई थी। ठीक है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर कृषि के अंदर और क्या फैक्ट है, तो एक संस्था याद रखना, आपको ये पता है कि हमारे राज्य में एक संस्था काम करती है, काजरी संस्था, जिसकी स्थापना 1959 में जोधपुर में हुई थी। और काजरी का जो पूरा नाम है वो क्या है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है। और काजरी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जोधपुर में। अब याद रखना, जोधपुर के अलावा काजरी के हमारे देश के अंदर जो उपकेंद्र है वो 5 है। यानी कि जोधपुर के अलावा काजरी 5 और जगहों के ऊपर भी संचालित होती है। अब 5 उपकेंद्र उसके है कौन कौन से, वो ढंग से याद रखो। 5 में से 3 उपकेंद्र अपने राजस्थान में है। एक तो इसका उपकेंद्र काजरी का बीकानेर के अंदर है, एक इसका उपकेंद्र जैसलमेर के अंदर है, एक इसका उपकेंद्र पाली में है, एक भुज में है और एक लद्दाख के अंदर है, भुज गुजरात के अंदर है। तो ये काजरी के हमारे राजस्थान में 5 उपकेंद्र है, बीकानेर में, जैसलमेर में और पाली में। इसके अलावा भुज और लद्दाख में। तो कहने का मतलब है कि बीकानेर के अंदर काजरी संस्था का एक अन्य उपकेंद्र भी संचालित होता है। और काजरी मेन कहां पर है, तो काजरी मेन जोधपुर के अंदर है। काजरी की स्थापना 1959 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से काजरी संस्था की स्थापना की गई थी।
तो ये बीकानेर से एग्रीकल्चर से संबंधित जो फैक्ट है वो बीकानेर के बारे में ये है। ठीक है, जियोग्राफी आगे और बहुत सारी पढ़ी है, एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। अब देखो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था ना, जिले दर्शन का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर मेन मेन बातें पढ़ेंगे। जिला दर्शन में आपको पूरा जीके में डिटेल में पढ़ाऊंगा। और आपके सामने आज पहला जिला शुरू किया, अभी तक तो जियोग्राफी कंप्लीट नहीं हुई, तो मानकर चलो एक जिला कम से कम 8 से 10 घंटे की क्लास अपने से लेगा। और 8 से 10 घंटे में एक जिला कवर होगा, तो 8-10 घंटे में मुझे नहीं लगता कि कोई जीके का फैक्ट आपका उसमें बकाया बच जाएगा। तो अगर आप ईमानदारी से साथ साथ में नोट्स बनाते रहोगे, किसी भी प्रकार का दिमाग में डाउट आए, वो डाउट हाथों हाथ मेरे साथ अगर आप वो डिस्कस करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो राजस्थान जीके 3 से 4 महीने में आपका इतना बढ़िया हो जाएगा, शानदार हो जाएगा कि जीके के लिए आपको दोबारा पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं जल्दी से पूरा रिपीट कर देता हूं। आज हमने शुरू किया बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग राज्य का सबसे उत्तरी संभाग है, जिसमें 4 जिले आते हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, और जिला हमने शुरू किया बीकानेर। बीकानेर के मानचित्र के बारे में पढ़ा। मानचित्र में लूण क्रंसर की बात करें तो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का राजकोट बोलते हैं, खारे पानी की झील है। राव लूणकर्ण ने लूण क्रंसर कस्बे और झील की स्थापना की थी, इसको कलियुग का कर्ण कहा जाता है। और जैतून के तेल का जो शोध संयंत्र है वो भी कहां पर है, लूण क्रंसर बीकानेर में, जिसकी स्थापना 2014 के अंदर की गई थी। नोखा केंद्र बिश्नोई संप्रदाय गुरु जाम्बो जी का मेन समाधि स्थल मुक्तिधाम मुकाम में है। नोखा में एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी भी है। कोलायत कपिल मुनि की तपोस्थली है, यहीं पर कोलायत झील है, जिसको शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है, जहां पर कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। बज्जू एक वन्य जीव क्षेत्र है, जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र की श्रेणी में आता है। पुग्गल से भेड़ की पुग्गल नस्ल की जो उत्पत्ति मानी जाती है। और छत्तरगढ़ को अपने इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में पढ़ेंगे, उसके बाद हमने इसकी डिटेल शुरू की थी। सामान्य परिचय में प्राचीन नाम पड़े बीकानेर के राती घाटी जांगल प्रदेश, कुरु जांगला, भादरे जांगला, जांगलू प्रदेश है। उपनाम ऊन का बाजार, ऊन की मंडी, ऊन का घर है। संस्थापक राव बीका है। 1488 ईस्वी के अंदर जांगल प्रदेश के अंदर इसने बीकानेर शहर की स्थापना करवाई थी, आखा तीज के दिन। तो वही दिन बीकानेर शहर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्थलीय सीमा की बात करें तो ये पाकिस्तान के साथ में अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लगभग 168 किलोमीटर। बीकानेर के जो पड़ोसी जिले हैं वो श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, फलोदी और जैसलमेर है, इसके पड़ोसी जिले माने जाते हैं। जियोग्राफी की बात करें तो जलवायु पहले इसमें आती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। कोपेन के अनुसार BWHW जलवायु है, थोर्नवेट DB जलवायु, और ट्रीवार्था BSH जलवायु यहाँ पर कहता है। मिट्टी की बात करें तो सामान्यतः बीकानेर में रेतीली, बलू या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। कृषि विभागीय वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर जिप्सी फेरस पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ पर मुख्यतः एंटी सोइल और एरडी सोइल जो मिट्टी है वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा बीकानेर के बारे में अन्य अगर बात करें तो कृषि के क्षेत्र में मूंगफली, चना, गवार, मोठ, दाल व कुल तिलहन उत्पादन में बीकानेर का अब की बार प्रथम स्थान रहा। कृषि विपणन की बात करें, मंडी की बात करें तो बीकानेर में मूंगफली मंडी लूणकरणसर में है। मोठ मंडी नोखा बीकानेर में, जो एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है। बीकानेर में बेर और खजूर के अनुसंधान केंद्र भी है, दोनों की स्थापना 1978 में हुई थी। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीचवाल में 1993 में वो स्थापित हुआ था। और बीकानेर में काजरी संस्था का उपकेंद्र भी है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर याद रखो जैतून के तेल का शोध संयंत्र भी है। जैतून के तेल का शोध संयंत्र, जैतून के तेल का शोध संयंत्र भी कहां पर है, तो बीकानेर के अंदर है। और ये है कहां पर बीकानेर में, तो ये लूणकरणसर के अंदर है। कहां पर है, लूणकरणसर के अंदर, जिसकी स्थापना यहां पर कब हुई थी, 2014 के अंदर। और अगर वो आपसे ये कहे कि जैतून उत्पादन में राजस्थान का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा वो भी बीकानेर ही होगा। ये आज हमारे बीकानेर के बारे में हमने जो क्लास शुरू की उसके अंदर ये था। जियोग्राफी के जलवायु पढ़ ली, मिट्टी पढ़ ली, कृषि पढ़ ली। उसके अलावा जियोग्राफी के फैक्ट है वो कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा बीकानेर की कल्चर के बारे में, बीकानेर के हिस्ट्री के बारे में, फिर अन्य में महत्वपूर्ण तथ्य बीकानेर के बारे में पढ़ेंगे। जितना हो गया उसको अच्छे से समझिएगा, याद कीजिएगा और साथ साथ में नोट्स भी जरूर बनाइएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई डाउट है तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दो मेरे को, फिर कल अपने मिलेंगे दोबारा। और अगर आपको ये क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताया करो।
और अगर क्लास आपको ये पसंद आ रही है, जो करवाया हुआ अगर आपको समझ आ रहा है, तो इस कोर्स के बारे में अपने साथियों के बीच में भी जरूर इस बात को साझा करना कि सर ने ये कोर्स शुरू कर रखा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है तो बोलना, वैसे नहीं कह रहा, अगर लगता है तो बोलना कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, जीके डिटेल में करवाया जा रहा है, तो और भी साथियों को साथ में इस बैच में जोड़ने का प्रयास जरूर करना, अगर आप कर सकते हो तो। वरना अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जो पढ़ा दिया उसको साथ साथ में याद करते रहो, नोट्स बनाते रहो। किसी भी प्रकार का डाउट आए तो बेझिझक हाथों हाथ वो डाउट मेरे से पूछो। ये वादा है कि 1 साल तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, राजस्थान जीके आपका बेहतरीन बनाऊंगा। निरंतर क्लास होगी, टेस्ट होगा, डाउट सेशन भी रहेगा, कोर्स पूरा होने के बाद उसकी रिवाइजिंग क्लास भी होगी। हाँ जी, डेली को ना वही है, डेली को लगभग 1.25 से 1.5 घंटे की आपको एक क्लास मिला करेगी डेली को, क्योंकि 1.25 से 1.5 घंटे वाली क्लास का मतलब है कि इतना मैटर अपने साथ साथ में उसका नोट्स भी आप बना सकते हो और उसको आप ढंग से याद भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो है नहीं कि पूरे दिन आपको केवल ये एक क्लास पढ़नी है। कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो और भी सब्जेक्ट है, वो भी आपको साथ साथ में कवर करने पड़ेंगे। अगर मैं एक दिन में 5-6 घंटे की क्लासें अपलोड करवा दूंगा तो वो ना ही तो आप पूरी पढ़ पाओगे, है ना। वो तो एक वो है कि बस पूरा करवा रहा हूँ, लेकिन वो मजे वाली बात नहीं रहेगी। तो इसलिए अपने आराम से चलेंगे। 3 महीने तक लगभग अपना ये कोर्स रहेगा, 3 महीने तक अपने शानदार अच्छे तरीके से डिटेल में इसको अपने कवर करेंगे। धन्यवाद जी। ठीक है, तो अपने कल वाली क्लास के अंदर दोबारा मिलते हैं और कोशिश किया करो लाइव रहने की क्लास के अंदर। बाकी जो लाइव है उनका बहुत धन्यवाद, जो लाइव नहीं है उनका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। विश्वास जो रख कर आप आए हो, विश्वास बनाए रखना। कभी आपका विश्वास जो है वो कम नहीं होने दूंगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा और जीके जो है आपका बेहतरीन करवाने का मैं 101% प्रयास करता रहूंगा। कोई बात नहीं, चेक करवा लेते हैं। जलवायु वाली क्लास चल जाएगी, दोबारा मैं चेक करवा लेता हूँ। आप आधे घंटे बाद उसको फिर ट्राई करना, वो क्लास चल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।